अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम अपना फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हिप्नोटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं, सिडेटिव ड्रग कौन कौन सी, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, उनके अंदर कौन कौन सी फर्दर ड्रग्स के आती हैं क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स आज के लेक्चर में देखेंगे हम। कल के लेक्चर में हमने एंटी कन्वल्सन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देखी थी, जिनका काम क्या था, आपके मसल्स को रिलैक्स करना। जो टोन अप हो गए आपके मसल, ये क्या करते हैं, एक्साइटेटरी पोटेंशियल को कम करके आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं, एक्शन पोटेंशियल को पास नहीं होने देते। उसके अलावा जो गाबा प्रोटीन के थ्रू, गाबा रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते थे, वो क्या करते थे कि एक्साइटेटरी एक्शन को ही रोक देते थे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्या है, ये उसी से रेलेवेंट है जो आपने एंटी कन्वल्सेंट पढ़ी थी। आज की ड्रग्स कौन कौन सी है, हिप्नोटिक्स और सिडेटिव ड्रग्स, या इनको ट्रैंकुलाइजर्स भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, इनका क्या काम है, किस मकसद के लिए यूज होती हैं, हम इसमें देखते हैं। सिडेटिव ड्रग्स वो होती हैं जो आपके जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए पेशेंट, ये ऐसी ड्रग है जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है, पेशेंट को काम करती है। इसकी वजह से पेशेंट ड्राउजीनेस फील नहीं करता, पेशेंट को नींद दिए बगैर ये ड्रग उसकी जो एंजाइटी होती है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसको ये प्रमोट करती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए यूज होती है और उसके जो रिलैक्सिंग इफेक्ट हैं उसको प्रमोट करती है। सिडेटिव इन थेरेप्यूटिक डोजेज आर एंजियोलाइटिक एजेंट। तो जो सिडेटिव्स हैं वो बेसिकली एंजियोलाइटिक एजेंट हैं। जो ज़्यादातर सिडेटिव्स हैं उनका इफेक्ट हिप्नोसिस की तरफ लेके जाता है। जब हम ज़्यादा डोज दें तो उसकी वजह से नींद आना शुरू हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, अब इसका मोस्टली साइट ऑफ एक्शन क्या है, आपका लिम्बिक सिस्टम, जो आपके दिमाग की जो एक्टिविटी है, सोचना समझना और जो मेंटल फंक्शन है, इसको कंट्रोल करता है। तो सिडेटिव ड्रग्स क्या करती हैं, लिम्बिक सिस्टम में मौजूद रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देती हैं और उसका जो रिलैक्सिंग इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करवाती हैं। अब हिप्नोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स जो आपकी जो नेचुरल स्लीप को प्रोड्यूस करें उसको हिप्नोटिक ड्रग्स बोलते हैं। ये आपकी जो स्लीप का पैटर्न है उसको स्मूथ कर देती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको नींद के इशू आ रहे होते हैं उनमें हिप्नोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। अब हिप्नोटिक ड्रग्स को अगर हम ज़्यादा डोज यूज़ करें, हाई डोज में, इसको हम एनेस्थीसिया के तौर पे भी, जनरल एनेस्थीसिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका साइड ऑफ एक्शन क्या है कि आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है आपके मिड ब्रेन का में, उसमें जिसके अंदर आपकी जो स्लीप का साइकिल होता है, वेकफुलनेस का साइकिल है, उठने सोने जागने का जो साइकिल रिपीट होता है, उस पे जाके ये इफेक्ट कर दें। अब एंजाइटी की बात करें या सिडेटिव ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले एंजाइटी को देखें। एंजाइटी क्या होती है, बेसिकली बेचैनी की ऐसी हालत होती है जिसमें पेशेंट किसी भी टेंशन की वजह से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अनईजी फील करता है, उसको एंजाइटी बोलते हैं। अब एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एंजाइटोलेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो उसकी परेशानी कम हो जाती है, वो साइकोलॉजिकली अवेयर हो जाता है कि मुझे ये एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है और इस एंजाइटी को किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये ड्रग क्या करती है, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग, उसकी मोटर टेंशन को और उसकी जो ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी है उसको उसकी अवेयरनेस में लाके लाती है, ताकि पेशेंट अपनी उस कंडीशन से कोप अप कर सके। अब यहाँ पे कुछ स्लीप की स्टेजेस बताइए। बेसिकली आपकी स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। वो स्टेज 1 वो जिसमें पेशेंट ट्राई कर रहा होता है नींद के लिए, अभी वो अभी स्लीप के अंदर एंटर नहीं होता। फिर आती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये नींद का वो पहला हिस्सा है जिसमें पेशेंट
अपनी नींद की पहली स्टेज को कवर करके आता है और इसके अंदर वो ख्वाब देख रहा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद इस कंडीशन में ये रिलैक्सिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट स्लीप के अंदर होता है। उसके बाद डीप स्लीप वो कंडीशन आती है जिसमें जो ख्वाब आना होते हैं वो शुरू होते हैं, जैसे जिसको डीप स्लीप की कंडीशन कहते हैं। उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट वो जिसके दौरान जो पेशेंट है वो ज़रा से भी जग पे उठ जाएगा, मतलब ये लास्ट स्टेज है स्लीप की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ख्वाब देख रहा होता है तो उसका जो आईबॉल है जल्दी जल्दी मूव कर आता है, उसको हम रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो वो जो रैपिड आई मूवमेंट होती है वो बेसिकली क्या है, जिसमें जो बंदा है वो ख्वाब देख रहा होता है। तो ये स्टेजेस हैं आपकी नॉर्मल स्लीप की। अब जो आप किसी हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं वो इन स्टेजेस के ऊपर जाके इनको प्रमोट कर देती हैं और इसकी वजह से पेशेंट नॉर्मल स्लीप में जाता है। लेटेंसी की फेज को वो कम कर देती हैं। इस जो स्टेज है कि जिसमें पेशेंट बेड से लेकर नींद पे जाता है, अक्सर लोगों रात 11 बजे लेटते हैं बेड पे पर सुबह 4 बजे नींद आती है। तो इस फेज को कम करने के लिए उनको, और इस 11 से 4 के दौरान में वो तरह तरह की सोचें सोचता है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी, हाइपरटेंशन इस तरह के मसले होते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि उनका जो लेटेंसी का पीरियड है ना, स्लीप की लेटेंसी का पीरियड जिसमें उनको नींद नहीं आ रही होती उसको कम कर देते हैं ताकि जो पेशेंट है जल्द से जल्द टाइमली सो सके। सीडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन, दूसरे नंबर पे बार्बिटूरेट्स और तीसरे नंबर पे ऐसी ड्रग जिसके अंदर एंजायोलाइटिक्स और हिप्नोटिक्स आते हैं, ठीक है। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। मतलब इनका जो टाइम ड्यूरेशन है कि वो कितने अरसे के लिए आपकी बॉडी में रहते हैं और अपनी एफिकेसी शो करते हैं, उसके बाद वो उसका अपनी हाफ लाइफ का वो जो उसकी डिवीजन है वो स्टार्ट होती है। उसका जो आपकी बॉडी से निकलने का प्रोसेस है, एलिमिनेशन है, वो स्टार्ट होता है। वो उसी फेज पे ये डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग। तो जो बार्बिटूरेट्स हैं वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, और उसके बाद जो एंजायोलाइटिक हैं उसके अंदर बिस्पेरोन, एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। हिप्नोटिक्स में जी ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन और डॉक्सिपिन आ जाते हैं। बार्बिटूरेट्स के अंदर अब लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर जो जो ड्रग्स आती हैं वो उन्होंने 1 बाय 1 बताई हैं। फिनोबार्बिटोन, इसको हम एपिलेप्सी में, या जो ऐसा बच्चा जिसके अंदर जॉइंटस हो जाता है, पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों को जॉइंटस हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिनोबार्बिटोन देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन आते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटोन और मिथोक्सिटोन, जो कि एनेस्थीसिया में हम यूज कर सकते हैं। अब बेंजोडाइज़ेपिन के अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिहाज से देखें तो शॉर्ट एक्टिंग में ट्राइजोलाम, ऑक्साजिपाम, मीडाजोलाम, ये आपके शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में एल्प्राजोलाम, एस्ट्राजोलाम, टीमाजिपाम, लोराजिपाम और नाइट्राजिपाम आ जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोरोडायाजिपाम और डायाजिपोक्साइड आ जाते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन को अगर उसकी इंडिकेशन के लिहाज से देखें तो हिप्नोटिक ड्रग्स में डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम, टीमाजिपाम और ट्रायाजोलाम आ जाते हैं। एंटी एंजाइटी के लिए हम डायजिपाम, क्लोराडायाजिपोक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम और एल्प्राजोलाम को हम इस्तेमाल करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट में जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा उसके हम डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और क्लोबाजैम हम यूज कर रहे थे। दूसरी जो ड्रग हैं जिसमें हमने जी ड्रग देखा, तो जी ड्रग में
ज़ोलपीडेम, ज़ोलपीडक्लोन, ज़ेलफोलोन हमने यूज़ की। और मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, वो जो आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन का फिनोमेना करेगी, उसको हम रेमेल्टिनोन कहते हैं। दूसरी कुछ ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन, उनको भी हम एज ए सीडेटिव ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी ड्रग्स जाके आपके किस पार्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करती हैं? तो सबसे पहले मिड ब्रेन के अंदर जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है आपका, जो कि आपका वेकफुलनेस का साइकिल को परफॉर्म करता है, उसके ऊपर जो मौजूद रिसेप्टर हैं उसके साथ जाके अटैच होंगी। ठीक है, जैसे ये देखें, इसके ऊपर कौन कौन सी ड्रग एक्टिव कर रही है? ज़ेलिफ्लोन, ज़ायाडिपाम, ये सारी रैस के ऊपर आके एक्ट कर रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर क्या कैसे कर रही हैं कि ये हमारा जो थॉट और मेंटल फंक्शन है उसको मॉडिफाई करके आपको रिलैक्स करती हैं। मेडुला के ऊपर एक्ट करके ये मसल रिलैक्सेशन करवाती हैं। सेरेब्रम के ऊपर एक्ट करके जो एंजाइटी की वजह से अटैक्सिया काज हो रहा है, जो आपकी वॉकिंग डिस्टर्बेंस आ रही है, बैलेंस डिस्टर्बेंस आ रही है, उसके ऊपर एक्ट करती हैं। अब इसका जो इफेक्ट है लिम्बिक सिस्टम पे ज़्यादा है बनिस्बत आपके मिड ब्रेन के ऊपर। अगर हम थेराप्यूटिक डोज कर लें तो एंजाइटिक का ग्रेटर इफेक्ट आता है आपकी सिडेटिव की निस्बत। तो अगर हम हायर डोजेज लें तो ये सारे जो ड्रग्स हैं आपके मेंटल फंक्शन को डिप्रेस कर देंगे। तो जैसे जैसे हम डोज ज़्यादा करते जाएंगे, जो सेडेटिव ड्रग्स हैं वो हिप्नोटिक बनती जाएंगी। हिप्नोटिक ड्रग्स को हम ज़्यादा इसकी डोज कर देंगे तो एनेस्थीसिया काज करेंगे। एनेस्थीसिया ज़्यादा कर देंगे तो कोमा की कंडीशन के बाद डेथ काज हो सकती है पेशेंट की। अब हम बात करते हैं जो आपके सिडेटिव ड्रग्स हैं, आपके जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हमने फार्माकोलॉजी देखनी है। मोलेकुलर फार्माकोलॉजी के लिहाज से हमने सबसे पहले उसके रिसेप्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में बताया था कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जैसे गाबा, बार्बिटूरेट, बेंजोडाइज़ेपिन, और जो जो ड्रग्स हैं वो आपके ब्रेन के अंदर जाके गैबा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। अब ये गैबा रिसेप्टर के ऊपर किस किस पार्ट के ऊपर अटैच हो सकते हैं? ये अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा, बीटा 1, इनके ऊपर जाके अटैच हो सकते हैं। अब इस डायग्राम में ये देखो एक साइट ऑफ रिसेप्टर है गैबा के लिए। अब उसी के अराउंड ये जो चैनल है, इसके इर्द गिर्द ये सारी ड्रग्स जाके अपना अटैच हो जाएंगी और जो क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट है उसको सेल के अंदर बढ़ा देंगी। जैसे क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो जो एक्साइटेटरी फंक्शन है सेल का वो कम होता जाएगा, और जब एक्साइटेटरी फंक्शन कम होगा तो जो मसल की एक्साइटेशन है वो कम हो जाएगी। एक्साइटेशन कम होगी तो आपका जो ओवरऑल बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, तो अभी इधर गाबा रिसेप्टर के बारे में बताया है कि गाबा रिसेप्टर के ऊपर जाके अगर एगोनिस्ट अटैच हो जाए, उसका काम क्या होगा? क्लोरीन की इनफ्लक्स को इंक्रीज कर देना। बार्बिटूरेट, बेंजोडाइज़ेपिन, ये क्या करते हैं? ये गाबा की जो एक्शन है उसको प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, उसको फैसिलिटेट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के इनफ्लक्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्हांस कर देंगे। ठीक है, अब इसके एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसको अगर हम एंटीडोट दें इसका, तो एंटीडोट मतलब किसी भी अगर ड्रग का जो एक्शन को ख़त्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको एंटीडोट या एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जैसे अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो पॉइजन को कम करने के लिए जो हम उसका एंटी पॉइजनस ड्रग्स देंगे, या उसके जो अगर एसिडिक उसने ले लिया है तो उसको जो हम बेसिक चीज़ देंगे वो क्या होगी? हमारी एंटीडोट के तौर पे एक्ट करेगी, बेसिक चीज़ जो है। ठीक है, तो एंटागनिस्ट इसके कौन से होंगे? विकोकोलिन, ये क्या करता है? ये गैबा रिसेप्टर्स के ऊपर एंटागनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। कैसे? कि ये एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। फ्लूमाजीनिल, तो ये क्या करता है? ये भी इसी तरह आपके
जो गैबा रिसेप्टर के ऊपर एंटागोनिस्ट, बेंजोडाइazepine के ऊपर एज ए एंटागोनिस्ट एक्ट करता है। पिक्रोटॉक्सिन ये भी आपके क्लोरीन चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी मसल एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनवर्स एगोनिस्ट का क्या काम है कि ये एज ए एगोनिस्ट तो साथ अटैच होंगे, पर इसकी वजह से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बारबिचुरेट हो या बेंजोडाइazepine हो, इन दोनों ने जाके गैबा रिसेप्टर के साथ अटैच होना है। गैबा रिसेप्टर के साथ अटैच होके इसने गैबा की जो फंक्शन है उसको फैसिलिटेट करना है। गैबा का क्या फंक्शन था? क्लोरीन का इनफ्लक्स इंक्रीज कर देना और इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करना और आपकी बॉडी की एक्साइटेशन को कम कर देना। तो जैसे ही गैबा अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी और सीएनएस की डिप्रेशन हो जाएगी। आपकी थिंकिंग एक्टिविटी, आपकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इधर 1 बाय 1 बारबिचुरेट बेंजोडाइazepine का एक्शन बता रहा है कि किस किस तरह एक्ट करता है। जो ये जो गैमा रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर आके ये सारी जो ड्रग्स हैं ये 1 बाय 1 अटैच हो सकती हैं, एट अ टाइम भी अटैच होंगी। ओवरऑल इसने फंक्शन क्या करना है कि आपके सेल के अंदर क्लोरीन का जो इन्फ्लक्स है उसको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंट्रासेलुलर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बारबिचुरेट्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हाईली लिपिड सोलेबल होती है, जिसकी वजह से हम इसको ओरली ले सकते हैं और ओरली लेंगे तो ये आपकी फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इसका जो बॉडी से एक्सक्रीशन है वो भी लिपिड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बॉडी में लिपिड ज़्यादा है तो ये जल्दी डिसोसिएट हो जाएगी, अगर बॉडी में फैट कम है तो इसको रिलीज होने में टाइम लगेगा। अब जो बारबिचुरेट्स हैं क्योंकि लिपिड सोलेबल हैं तो इसलिए ये ब्रेन की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेन में जाते हैं तो फौरन ब्रेन से आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो शुरू हो जाता है। इस वजह से इसके ब्रेन के ऊपर कम साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम इन बारबिचुरेट्स की लो डोजेस दें तो ये आपका बॉडी में सूदिंग इफेक्ट, माइंड का सूदिंग इफेक्ट करेगी, आपको टेंशन एंजाइटी से बचाएगी। अगर हम इसकी हाई डोज लें तो ये क्या करती है, नींद तारी कर देती है, नींद आना शुरू हो जाती है, हिप्नोसिस हो जाता है पेशेंट को। अगर उसको भी उससे ज़्यादा डोज हो जाएगी तो पेशेंट एनेस्थीसिया में चला जाएगा। एनेस्थीसिया में जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट कोमा या उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसका नुकसान क्या है कि बारबिचुरेट्स आपके जो ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया और जो कीमो रिसेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको कम कर देती है। इसलिए जब जब आपकी बॉडी को जब नीड होती है ऑक्सीजन की कमी आती है तो हाइपोक्सिक सेंटर क्या करते हैं, एक्टिवेट होकर फौरन आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी को इन्हांस करके आपकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी कर देते हैं। अब वह बारबिचुरेट्स क्या कर रहा है, उन सेंटर्स को ही डिप्रेस कर रहा है। डिप्रेस करेगा तो क्या करेगा कि आपका हाइपोक्सिक सेंटर काम करना कम कर देंगे। अब अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ भी गई है तो उनको उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो बॉडी में नेचुरल सिस्टम है वो क्या है, डिप्रेस है और वो कर नहीं सकेगा, पूरी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तो इसके नतीजे में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। हम बारबिचुरेट्स को एनेस्थीसिया यूज में भी ला सकते हैं, उसकी ज़्यादा डोज देंगे तो एनेस्थेटिकली यूज होगा। जैसे कि थायोपेंटाल, इसको हम थायोपेंटाल को एज एनेस्थीसिया यूज करते हैं। एज ए एंटी कन्वल्जेंट भी हम फिनोबार्बिटल को यूज कर सकते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर। तो इसकी मदद से जो ओवरऑल बॉडी का कॉग्निटिव फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की, तो ये सेडेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नींद के अलावा जो आपकी एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन है और जो नींद ना आने की बीमारी है उसको भी ख़त्म करता है। ऐसे बच्चे जिसके अंदर बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, पेशेंट है कि हर वक्त नुदगी तारी रहती है, फिजिकली वो बहुत स्लो हो जाता है, काम नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में
इसके जो नुकसानात हैं उसको हमें सोल्व करना पड़ता है। बारबिचुरेट्स का एक और नुकसान ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से लीवर का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लीवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो जो मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी से वो एक्सपेल आउट नहीं हो सकेंगे। लीवर के इस फंक्शन की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। इसी वजह से पेशेंट को के अंदर बिलीरुबिन की अमाउंट भी एक्सेस हो सकती है। अब कोई पेशेंट अगर लगातार ये ड्रग्स लेता रहे तो उसके अंदर उस ड्रग के लिए टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है। अगर अचानक से टॉलरेंस मतलब कि अगर हम वो ड्रग दें तो उसका जो इफेक्ट आना है वो कम, एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसा उसने पहले दिन 100% इफेक्ट दिया था, आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट 80, 70, 50 तक चला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम पेशेंट को वो मेडिसिन छुड़वाने की कोशिश करें तो उसके मेडिसिन विथड्रॉल के केस में पेशेंट को ट्रेमर, एंजाइटी, वीकनेस, नशे की जो जैसे नशा एक छूटता है तो जो कंडीशन आती है, इसी तरह बारबिचुरेट्स को जब हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वही जो पेशेंट होता है उसके अंदर ट्रेमर्स, एंजाइटी, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर, डेल्यूरियम और कार्डियक डिप्रेशन जैसे इफेक्ट आते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन की बात करें तो इसका ये भी लिपोफिलिक है, जल्दी से आपके लिपिड सोलेबल हो सकता है। आपको ओरली इनटेक लेते हैं जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सीएनएस सिस्टम की तरफ मूव करेगा तो वहाँ से वापस ये आपके पूरे स्केलेटल मसल की तरफ आ जाएगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में मेटाबोलाइज होता है और ये आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब इसका जो एक्शन है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एंजाइटोलाइटिक है ये। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी जो गाबार्जिक ट्रांसमिशन है न्यूरॉन की उसको स्टिमुलेट करता है। अब इसका सिडेटिव एक्शन कैसे है कि अगर हम इसकी ज़्यादा अमाउंट देंगे तो ये सिडेशन करेगा, काम करेगा, आपकी बॉडी को हिप्नोसिस क्रिएट करेगा। इसको जो इसका यूज़ है, कंसिस्टेंट यूज़ है, उसकी वजह से पेशेंट को मेमोरी लॉस भी हो सकता है। मेमोरी लॉस होने की वजह से पेशेंट न्यू चीज़ें सीखने के काबिल होगा। एंटी कन्वर्जेंट के तौर पे, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि ये चीज़ें हमने डिटेल से कल पढ़ ली थी। अब इसके मैंने आपको बताया कि पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली इन डोजेस के ऊपर। अगर हम इसको प्रोलॉन्ग अरसे के लिए दें और अगर इसका विथड्रॉ करें तो पेशेंट को वही एंजाइटी, ट्रेमर्स वगैरह वाले सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट में पेशेंट को एडेक्सिया, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रिकॉलिंग इम्पेयरमेंट, इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। थेरेप्यूटिक यूज़ की बात करें तो हम इसको एंजाइटी के लिए भी देते हैं, स्लीप डिसऑर्डर के लिए, एमनीजिया के लिए, ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती उनमें, सीजर के पेशेंट में भी हम इसको देते हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट में भी ये सारी ड्रग्स देते हैं। पीछे क्या मैकेनिज्म है, वही गैबा रिसेप्टर्स वाला जो मैंने आपको डिटेल से बार बार बताया, वही इसका मैकेनिज्म है। अब इधर डिफरेंस बताया कि बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिचुरेट्स का क्या डिफरेंस है। तो ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है ये आपके न्यूरॉन को कम डिप्रेस करता है, जबकि बारबिचुरेट्स ज़्यादा डिप्रेशन काज करते हैं आपके न्यूरोनल सिस्टम का। इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट कम है, इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। ये आपके रेस्पिरेशन के ऊपर कोई नुकसान नहीं देता, ये आपके रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकता है। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन है ये आपका जो रैपिड आई मूवमेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, पर जो बारबिचुरेट्स हैं ये आपके जो रैपिड आई मूवमेंट के सप्रेशन को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन को हम इसका जो समझो नशा है वो कम होता है और जो बारबिचुरेट्स की टॉलरेंस और डिपेंडेंस ज़्यादा है।
इसकी वजह से हाइपरएल्जीजिया मतलब कि पेन की सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, जबकि जो बार्बिट्यूरेट्स हैं उससे पेन की परसेप्शन इंक्रीज हो जाती है। ज़रा सा भी टच करो पेशेंट को चीख पड़ता है कि मुझे आपने इतना क्यों मारा। मतलब आप ज़रा सा टच करें तो पेशेंट को लगेगा कि आपने उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया। एमनीजिया विदाउट ऑटोमेटिज्म, अब इसमें क्या होता है, कोई हेयरिंग लॉस नहीं होता, और जो बार्बिट्यूरेट्स हैं उसके अंदर हेयरिंग लॉस, मेमोरी लॉस वगैरह हो सकता है। अब जो दूसरी ड्रग्स हैं उसमें एंटी डिप्रेसेंट आ सकती हैं। एंटी डिप्रेसेंट में एकिटेलोप्राम और पैरासिटीन वगैरह आते हैं। इनके जस्ट आप नाम देख लें कि एंटी डिप्रेसेंट में ये ड्रग्स आ जाती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो सीरोटिन है उसका रीअपटेक कर देती हैं। ठीक है, सीरोटिन बेसिकली क्या है, आपका हैप्पी हार्मोन है। जो आपके जो खुशी की हालत होती है उसमें सीरोटिन आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, ब्रेन से रिलीज होता है। अब एंटी डिप्रेसेंट में क्या करते हैं कि जो हार्मोन आपकी सीरोटिन का रीअपटेक कर रहे होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लाज्मा लेवल है वो सीरोटिन से ऑक्युपाइड रहे। अब प्रोपेनोलोल, क्लोनिडीन, जी ड्रग्स, ये सारी आपके हिप्नोटिक्स एजेंट है। एंटीहिस्टामिन के अंदर सीडेटिव इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको भी लोग एज ए हिप्नोटिक एजेंट यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली सीडेटिव और हिप्नोटिक के एजेंट्स के ऊपर था। ये कुछ हद तक आपके एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिलता जुलता है, तो आपको ये याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। आपको पहले एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को याद करना होगा, उसके बाद इस चैप्टर को देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।